पतला लोग ज़्यादा खाना खाता है, इसीलिए पतले लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होता है, अधिक होता है। मोटा देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, आदमी बहुत कम खाना खाता है, यानी कि उसकी खुराक कम होती है, इसीलिए मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। अगर कहेगा कि मोटे लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है, तो कहेंगे मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है ERF फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। जैसे कि आप जानते हैं क्लास 12 का हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, और क्रैश कोर्स में आपको हर टॉपिक का हम एक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। हर चैप्टर का हम लोग एक एक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं एज अ रिवीजन के तौर पर। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो बच्चे हमारे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड वो सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछने वाला है, या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में या फिर सब्जेक्टिव के रूप में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पॉजिटिव थॉट से कि आपकी जिद के आगे दुनिया में हर चीज मुमकिन है। याद रखिएगा, अगर जिद कर लेते हैं कि हमको टॉप करना है तो हर चीज आपके लिए वो मुमकिन हो जाएगा। इसलिए मेहनत अभी से लग जाइए करने के लिए। टॉप बनना है तो अभी से ही शुरू कर दीजिए कि नहीं, हमको मेहनत करके टॉप बनना है। और जो बच्चे अभी तक हमारे पूरे वीडियो को क्रैश कोर्स वाला नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के VBI जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आप देखिए, और यदि आपको आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। अगर नहीं आता है तो इस क्वेश्चन को जानिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि जल में रखी परख नली चमकीला दिखलाई पड़ता है। कोई भी वस्तु को अगर हम जल में रखते हैं तो क्यों चमकीला दिखाई देता है बाबू? प्रकाश के हम कहेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। याद रखिएगा, अगर जल में कोई भी वस्तु को रखते हैं तो वो चमकीला दिखाई देता है। चमकीला दिखाई इसलिए देता है क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जल में रखी हुई परख नली जो होता है वो चमकीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हीरा के चमकने का क्या कारण है? हाँ, कहेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है हीरा चमकता है। याद रखिएगा, कहेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मरीचिका किसे कहते हैं? मरीचिका जो जहाँ पानी नहीं होता है ना, वहाँ पर प्रतिबिंब जो होता है उल्टा दिखाई। ध्यान से समझिएगा, मरीचिका जो है वो ज़्यादातर रेगिस्तान में बनता है। ये क्या होता है कि एक दृष्टि भ्रम होता है, यानी कि जलाशय के होने की दृष्टि भ्रम को मरीचिका कहते हैं। जलाशय की दृष्टि भ्रम को क्या कहते हैं? मरीचिका कहते हैं। जब रेगिस्तान में आप गर्मी के दिनों में जाइएगा तो दूर से देखिएगा तो जलाशय होने की प्रतीत होती है, लेकिन जैसे ही पास जाते हैं ऐसा हमको लगता है कि वहाँ जलाशय है ही नहीं। यह दृष्टि भ्रम ही मृग मरीचिका कहलाती है। याद रखिएगा, कभी कभी रेगिस्तान में यात्रियों को दूर से ना ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वहाँ कोई जलाशय है ना, जहाँ वे पहुँचते हैं उन्हें वहाँ पानी नहीं मिलती है। यानी कि यात्रियों को वहाँ पर क्या होता है, यह भ्रम होता है ना जलाशय होने की, ना क्या होता है, यात्रियों को जलाशय होने की यह भ्रम ही हम क्या कहेंगे, मृग मरीचिका कहते हैं। याद रखिएगा, जलाशय होने की दृष्टि भ्रम को मृग मरीचिका कहते हैं। ये ज़्यादातर गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में ना मालूम चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहेंगे, मरीचिका बनने का क्या कारण है? बताइए तो। हाँ, कहेंगे क्या? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका का निर्माण होता है। याद रखिएगा,
मृग मरीचिका का बनने का मेन कारण है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म किसे कहते हैं? बोलिए। वह प्रिज्म जो प्रकाश के किरणों को पूर्णतः परावर्तित कर देता है, उसको पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। बहुत बढ़िया। यानी कि कहेंगे क्या कि कुछ प्रकाशिक यंत्रों में प्रकाश किरणें को परावर्तन हेतु साधारण दर्पण के जगह पर हम उसके स्थान पर एक विशेष प्रकार के हम प्रिज्म प्रयुक्त करते हैं जो प्रकाश को पूर्णतः परावर्तित कर देता है। ऐसे प्रिज्म को हम पूर्ण परावर्तक प्रिज्म कहते हैं। याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन जो होता है ज़्यादातर वो किसी भी समतल दर्पण से या समतल पृष्ठ से होता है, लेकिन कुछ ऐसे प्रकाशिक यंत्र होते हैं जहां पर हम समतल दर्पण न यूज करके हम पूर्ण परावर्तक प्रिज्म यूज करते हैं, जिसका मतलब हम लोग किसी भी प्रयोग के रूप में यूज करते हैं, यंत्र के रूप में यूज करते हैं। इसका काम होता है कि प्रकाश जितना आता है वो सभी को पूर्ण रूप से परावर्तित कर देता है। यदि कोई बच्चे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले करके जरूर याद करिएगा, रिवीजन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म किस यंत्रों में प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, कहेंगे या पेरिस्कोप, प्रकाशमापी आदि प्रकाशिक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप जो होता है दूर की वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं, या प्रकाश के द्वारा जो भी प्रकाशमापी में हम लोग इसको यूज करते हैं। प्रकाश को मापने में हम लोग पेरिस्कोप या पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं? ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में जो है वो VBI क्वेश्चन के रूप में 2 नंबर में पूछता है। याद रखिएगा, प्रकाशिक तंतु किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। प्रकाशिक तंतु जिसके द्वारा किसी प्रकाश किरणों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जाता है। यह एक प्रकार का ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, प्रकाशिक तंतु है, एक ऐसा यंत्र है जो एक जगह से दूसरे जगह पे प्रकाश के बिना मतलब तीव्रता कम किए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देती है, या प्रकाशिक तंतु कहलाता है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आज जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुनते हैं, जो हम लोग 4G 5G यूज करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, वायर यूज करते हैं, वो इसी ऑप्टिकल फाइबर होता है। यही प्रकाशिक तंतु कहलाता है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या कहेंगे बाबू? यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक उसकी तीव्रता में बिना ह्रास किए, बिना परिवर्तन किए पहुंचा देती है। ये जो सिद्धांत पे काम करता है वो होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है बबुआ? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे प्रकाशिक तंतु काम करता है। याद रखिएगा, जो प्रकाशिक तंतु होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कार्य करता है ना। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कार्य मतलब उसके सिद्धांत पर कार्य करता है। जो बच्चे इस वीडियो के लिए नए व्यूअर हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी बच्चे क्लास 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और उनका भी क्रैश कोर्स हो जाए, मेहनत करके वो भी एक अच्छा नंबर एग्जाम में लाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाशिक तंतु का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताइए बाबू। किस तरह के क्षेत्र में इसका प्रयोग? एरोप्लेन के वो जो खिड़की होता है उसमें किया जाता है। नहीं, प्रकाशिक तंतु जो होता है, हाँ चिकित्सा क्षेत्र में मतलब शरीर के अंदर मुंह के द्वारा घुसाकर अंदर के भागों को देखने के लिए किया जाता है, तथा सजावट के क्षेत्र में जल की धारा को दिखाने के लिए, तथा दूर सज्जा व्यवस्था में
जैसे वाईफाई की तार। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। आज की डेट में हम लोग कोई भी चीज़ यूज कर रहे हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यूज कर रहे हैं। यानी कि हमारे शरीर के अंदर एक सिस्टम होता है इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी के थ्रू हम शरीर के अंदर सारे एक्टिविटी को जान लेते हैं। वो शरीर के अंदर जो पाइप जाता है वो हमारा प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। और आज के डेट में घरों में सजावट के लिए बहुत सारे चीज़ यूज करते हैं। फिल्मों में ज़्यादा इफेक्ट आप देखिएगा, आग लगने वाला स्टेज पे जो होता है वो सब ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। तो कहेंगे क्या, ये चिकित्सा के क्षेत्र में जो इंडोस्कोपी के माध्यम से हम शरीर के अंदर सारी एक्टिविटी को जानकारी कर लेते हैं। दूर संचार में जो 4G आप देख रहे हैं, 5G देख रहे हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारे तक पहुंचता है। और सजावट में जो हम लोग घरों में सजाने के लिए या फिर जो आप देखिएगा स्टेज प्रोग्राम होता है उस पर जो आग हर जगह जलते हुए दिखाई देता है, अचानक लग जाता है, ये सब जो इफेक्ट होते हैं जो दिखाई देता है वो लाइट का होता है और ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं? चलिए ध्यान से समझिएगा। जब किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार होता है तो उसे हम गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं या गोलीय पृष्ठ कहते हैं। याद रखिएगा, गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं? तो कहेंगे जब किसी पारदर्शी माध्यम का पृष्ठ गोलाकार होता है तो उसे हम गोलीय अपवर्तक पृष्ठ कह देते हैं या गोलीय पृष्ठ कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोलीय पृष्ठ कितने प्रकार का होता है? हाँ, कहेंगे कि गोलीय पृष्ठ जो होता है, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है उत्तल पृष्ठ तथा दूसरा होता है अवतल पृष्ठ। याद रखिएगा, गोलीय पृष्ठ दो प्रकार का होता है, एक अवतल और दूसरा का उत्तल गोलीय पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तल गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं? चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बताइए कि गोलीय उत्तल गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं बाबू? ऊपर की ओर मतलब बीच में मोटा किनारे पर पतला होता है उत्तल गोलीय। बहुत बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। वह गोलीय पृष्ठ जो बाहर की ओर उभरा होता है ना, उत्तल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। याद रखिएगा, उत्तल गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं? जो बाहर की ओर उभरा रहता है उसे उत्तल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। और अवतल गोलीय पृष्ठ किसे कहते हैं? हाँ, याद रखिएगा, कहेंगे वह गोलीय पृष्ठ जो अंदर की ओर धंसा होता है। जो अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अवतल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। और जो बाहर की ओर उभरा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल गोलीय पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र याद रखिएगा, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बाबू, VVI याद रखिएगा। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम के लिए तैयारी करिएगा तो कहेगा कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बताइए या सूत्र स्थापित करिए। तो या तो एग्जाम में ये पूछेगा कि N2/V - N1/U = N2 - N1/R, या ये पूछ सकता है N/V - 1/U = N - 1/R। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, हालांकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा तो इसे आपको प्रूव करना होगा, 5 नंबर का, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू, ध्यान से समझिए। लेंस किसे कहते हैं? लेंस, ध्यान से समझिएगा, कहेंगे कि किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग, किसी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो दो वक्र पृष्ठों से अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है उसे हम लेंस कहते हैं। और लेंस कितने प्रकार का होता है बबुआ? लेंस दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा का अवतल लेंस होता है ना। चलिए, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? हाँ, याद रखिएगा, हम कहेंगे कि वे लेंस जो बीच में तो मोटे होते हैं लेकिन किनारे पर जो होते हैं पतले होते हैं।
ऐसे लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, ये जो होता है लेंस, इसको बोलते हैं क्या? उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं बाबू? उत्तल लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किनारे पर तो पतला होते हैं लेकिन बीच में मोटे होते हैं। ऐसे लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। चलिए, इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। अवतल लेंस किसे कहते हैं? हाँ, ऐसा लेंस जो बीच में तो पतला होता है लेकिन किनारों पर मोटा होता है, ऐसे लेंस को हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ये अवतल लेंस है। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो क्या कहेंगे? उत्तल लेंस जो होते हैं बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन आपको मेन 3 बताएंगे। ध्यान से समझिए। उत्तल लेंस जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, उभय उत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस ना, या फिर कहेंगे समतल उत्तल लेंस, तथा तीसरा जो होता है अवतल उत्तल लेंस। इसी तरह से अगर कह देगा कि अवतल लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो अवतल लेंस भी इसी तरह से 3 प्रकार से कहेंगे ना, जैसे ऊपर किए हैं कि अवतल लेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला उभय उत्तल अथवा द्वि अवतल, दूसरा समतल अवतल, और तीसरा जो होता है उत्तल अवतल होता है। याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लेंस का प्रयोग क्या होता है? लेंस का प्रयोग क्या होता है बाबू? देखिए, आज के डेट में लेंस जो है हर जगह यूज कर रहे हैं। कैमरा में यूज कर रहे हैं, आप चश्मा में यूज करते हैं, आप जो दूरबीन होता है उसमें यूज करते हैं, टेलीस्कोप, तो मतलब हर जगह यूज करते हैं। तो कहेंगे क्या? लेंस के प्रयोग हम चश्मों में, चलचित्र में, फोटोग्राफिक में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में, कैमरों में किया जाता है। हर तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं बाबू? बोलिए। चलिए ध्यान से समझिएगा। कहेंगे लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली अक्ष को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र के दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं ना। लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं? देखिए ध्यान से समझिएगा। कहेंगे कि लेंस का वह बिंदु जिससे होकर न जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात या फिर न अपवर्तन के बाद आपतित किरणों के समानांतर निकलती है, तो उसे हम लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को हम लोग सी से सूचित करते हैं, सेंटर। याद रखिएगा, लेंस का वह बिंदु जिससे होकर के जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद आपतित किरणों के समानांतर निकलती है, लेंस का हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस के प्रकाशिक केंद्र को सी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रथम फोकस किसे कहते हैं? लेंस का वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती होती है उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, बैठिए ध्यान से समझिएगा। कहेंगे लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित किन्हीं वह बिंदु जिससे चलने वाली या उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, मुख्य फोकस कहलाता है। याद रखिएगा, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो कहेंगे लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली या उसकी ओर केंद्रित होती हुई प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर मिलती हैं, मुख्य अक्ष कहलाती हैं। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि द्वितीय फोकस
अथवा मुख्य फोकस किसे कहते हैं। ये तो आपका मुख्य प्रथम फोकस हो गया। अगर द्वितीय फोकस कह देगा या फिर मुख्य फोकस कहेगा किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें अपवर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर केंद्रित होती है, अपवर्तन के उपरांत जिस बिंदु पर केंद्रित होती है या उससे आती हुई प्रतीत होती है तो उसे लेंस का द्वितीय फोकस या लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कैसा होता है बाबू, कैसा होता है? याद रखिएगा, उत्तल लेंस का मुख्य फोकस वास्तविक होता है। कैसा होता है? वास्तविक होता है। और अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है, अगर कह देगा कि अवतल लेंस का मुख्य फोकस कैसा होता है तो कहेंगे अवतल लेंस का मुख्य फोकस आभासी होता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस का वास्तविक और अवतल लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो आभासी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी की प्रकृति कैसे होती है? उत्तल लेंस, या देखिए ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है या फिर जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है। याद रखिएगा, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी कहेगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कहेंगे ऋणात्मक होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या कहेंगे बाबू? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लेंस निर्माता का सूत्र किसे कहते हैं? हाँ बोलिए। लेंस की फोकस दूरी एक तथा अपवर्तनांक n और उनकी त्रिज्या r1 और r2 के बीच संबंध को दर्शाने वाले सूत्र को लेंस निर्माता। बहुत बढ़िया। देखिए लेंस में लेंस की फोकस दूरी, उनका अपवर्तनांक और उनकी जो वक्रताएं त्रिज्याएं होंगी r1 और r2 के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध को ही लेंस के निर्माता का सूत्र कह देते हैं। याद रखिएगा, लेंस की फोकस दूरी ना, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा इसके पृष्ठों की जो वक्रता त्रिज्याओं के मध्य जो संबंध होती है उसे हम लेंस निर्माता सूत्र या लेंस सूत्र कहते हैं। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि लेंस निर्माता का सूत्र क्या होता है? हाँ कहेंगे क्या? 1/f इज इक्वल टू 1n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। याद रखिएगा, लेंस निर्माता का सूत्र जो होता है 1/f इज इक्वल टू n-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या होता है जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका y के सापेक्ष अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक की अपेक्षा कम होगा? मान लेते हैं किसी लिक्विड में अगर लेंस को डुबोते हैं जिसका लेंस के अपवर्तनांक जो होता है वो अधिक होता है और लिक्विड का अपवर्तनांक कम होता है, तो उस स्थिति में क्या होगा? याद रखिएगा, कहेंगे क्या? लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है परंतु उसकी प्रकृति नहीं बदलती है। लेंस की फोकस दूरी परिवर्ती हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है, लेकिन उसकी प्रकृति नहीं। अगर उत्तल लेंस को डुबोएंगे तो वो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अगर अवतल लेंस को डुबोएंगे तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, लेकिन उनकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये कब होगा? जब लेंस का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा लिक्विड से, तब होगा। याद रखिएगा, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या होता है जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होगा? क्या होगा? फोकस दूरी अनंत हो जाएगा ना, फोकस दूरी अनंत हो जाएगा, यानी कि लेंस जो होगा एक समतल पृष्ठ की भांति व्यवहार करने लगेगा। याद रखिएगा, तथा यह अदृश्य हो जाएगा, मतलब वो गायब हो जाएगा। अगर मान लेते हैं ये लेंस है और एक ऐसे लिक्विड में डुबोते हैं जिसका अपवर्तनांक जो होता है दोनों के अपवर्तनांक के बराबर हो जाएगा, तो इस स्थिति में इसकी फोकस दूरी अनंत हो जाएगा और यह पानी में गायब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। यही जादूगर दिखाता है और बुड़बक बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या होता है जब लेंस की किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक जो होता है लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है? लेंस की फोकस दूरी के साथ
हाँ, यानी कि कहेंगे कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रकृति भी बदल जाएगी। मतलब अगर अवतल लेंस को डुबोएंगे तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, और उत्तल लेंस को डुबोएंगे तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पतले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है बाबू? पतले लेंस की फोकस दूरी कहेंगे कि अधिक होती है, याद रखिए। पतले लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। पतला लोग ज़्यादा खाना खाता है, पतला लोग ज़्यादा खाना खाता है, इसीलिए पतले लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो भी क्या होता है? अधिक होता है। मोटा देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, आदमी बहुत कम खाना खाता है, यानी कि उसकी खुराक कम होती है, इसीलिए मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। अगर कहेगा कि मोटे लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है तो कहेंगे मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। याद रखिएगा, मोटा आदमी बहुत कम खाना खाता है, मोटा आदमी बहुत कम खाना खाता है, लेकिन पतला आदमी बहुत चाप के खाता है। पता नहीं चलेगा शरीर को देखने के बाद वो कितना खा सकता है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, पतला दुबला है इसीलिए धर के खूब चबाता होगा, 10-12 रोटी से कम खाता नहीं होगा। आप मोटा आदमी का पूछिए किसी के मोटे आदमी से खुराक से तो कहेगा 2 रोटी तो खाते हैं, तब वो देखेगा मोटा गया है। लेकिन पतला दुबला का 10 रोटी खाते हैं, वो कितना खाता है, मोटाता ही नहीं। पतला आदमी का खुराक बहुत ज़्यादा होता है, मोटे आदमी का खुराक बहुत कम होता है। उसी तरह से पतले लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो अधिक होती है और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। बताइए, उत्तल लेंस में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो इसकी स्थिति एवं प्रकृति बताइए क्या होगा बबुआ? याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा ना। और कहाँ पे बनेगा बबुआ? लेंस के द्वितीय फोकस पर बनेगा। याद रखिएगा, कब? जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब उत्तल लेंस में जब वस्तु को 2f तथा हम अनंत के बीच में रखते हैं तब इसकी स्थिति एवं प्रकृति बताइए क्या होगा जब 2f पे रखते हैं? जब उत्तल लेंस को 2f और अनंत के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो होता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा तो बनेगा ही, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा और लेंस के f और 2f के बीच में बनेगा। याद रखिएगा, फोकस और 2f के बीच में बनता है इसका प्रतिबिंब। जब अनंत और 2f के बीच में वस्तु को रखेंगे तब यह हमेशा वास्तविक और उल्टा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तल लेंस में जब वस्तु को लेंस के सामने 2f पर रख दिया जाए तो इसकी स्थिति एवं प्रकृति क्या होगा? हाँ, वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। याद रखिएगा, प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा और लेंस के दूसरी ओर 2f पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु को f और 2f के बीच में रखा जाए तो इसकी स्थिति एवं प्रकृति बताइए क्या होगा? ध्यान से समझिएगा, कहेंगे प्रतिबिंब जो है वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और लेंस के 2f के बाद बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। आ जाइए। अरे वाह, यही आ रहा है। हाँ, अच्छा, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आ रहा था बार बार। देखिए, उत्तल लेंस में जब वस्तु को f पर रखा जाए तो इसकी स्थिति कहाँ पे बनेगा बबुआ? हाँ, जब वस्तु को फोकस पे रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा। याद रखिएगा, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तल लेंस में जब वस्तु को लेंस और मुख्य फोकस f के बीच में रखा जाए तो इसकी स्थिति एवं प्रकृति क्या होगा बाबू?
याद रखिएगा, यही एक ऐसा केस है कि आभासी प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा, प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु के ओर ही बनेगा। जिधर वस्तु को रखते हैं उधर ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यही एक ऐसा केस है जिसमें आभासी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, बाकी सभी में वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बाबू। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होती है? लेंस के सामने आपके हाँ, याद रखिएगा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की ओर लेंस व इसके फोकस के बीच बनता है ना, तथा सदैव आभासी बनता है, सीधा बनता है, फोकस के बीच बनेगा, सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के आकार में क्या होता है? छोटा बनता है। याद रखिएगा, यानी कि अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आभासी और सीधा होता है। उत्तल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन एक ही केस है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, वो है लेंस में जब वस्तु को लेंस और मुख्य फोकस के बीच में रखा जाता है तब उसका आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु की तरफ ही बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? याद रखिएगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो भी आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और जो बच्चे इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं पहले से वो इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर शेयर करिएगा। और जाते जाते आपको एक चीज़ जरूर कहेंगे कि सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलता है तमन्नाओं के शहर, न चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। हम लोग को इसी तरह से रोज रेगुलर चलना है, क्रैश कोर्स करना है, रोज धीरे धीरे रिवीजन करना है, और एग्जाम के ठीक कुछ दिन पहले आपको इतने हम क्वेश्चन बता देंगे जो एग्जाम में आने वाला है VVI। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह से रोज क्रैश कोर्स करते रहिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और नए व्यूअर होंगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।